हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर संकल्प के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने अपने ऑफलाइन बैच में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल का इनहेरिटेंस पढ़ लिया था। मेंडल के सारे लॉस हमने देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी देख लिया था। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेसिकली बच्चों देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा डिसऑर्डर आप लोगों को पढ़ना है जो है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब देखो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसी भी जीन के अंदर, किसी भी जीन में अगर सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, किसी भी जीन में सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है या सिंगल पॉइंट पे किसी भी डीएनए के अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर हमें ह्यूमन के अंदर देखने को मिलेंगे वो सभी डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है ये हमें जानने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए की ही पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग के कारण एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर ही छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर्स की। तो क्रोमोसोम नंबर हमें पता है कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम डिवाइडेड है ऑटोसोम्स में एंड सेक्स क्रोमोसोम्स में। तो अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में कम मतलब गेन और लॉस हो सकता है, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई चेंज हो सकता है। तो अगर कोई डिजीज़ बच्चे क्रोमोसोम नंबर के गेन और लॉस से होती है या क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई चेंज के कारण कोई डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, तो वो सारे डिसऑर्डर को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ते हैं। फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज मेंडेलियन डिसऑर्डर। बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप लोगों को जो जो पढ़ना है, जो जो मेन डिसऑर्डर्स आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ने हैं, वो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है हीमोफीलिया। दूसरा पढ़ना है आपको कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा पढ़ना है बच्चे आपको सिकल सेल एनीमिया। चौथा पढ़ना है आपको फेनिलकीटोन्यूरिया। पांचवा पढ़ना है आपको थैलेसीमिया। और 6th वन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया डिसऑर्डर के बारे में। तो देखो बच्चे, हीमोफीलिया डिसऑर्डर क्या है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो अफेक्टेड होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइमिंग है बच्चे, तो एवरेज जो टाइमिंग है वो 2 to 3 मिनट है।
मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो रहा है आफ्टर, मतलब कि आफ्टर हमें कोई भी किसी भी तरीके का चोट लग जाता है और जब जो ब्लड फ्लो होता है वो 2 to 3 मिनट में जनरली क्लॉट हो सकता है। लेकिन हीमोफीलिया डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है यही अफेक्टेड हो जाती है, इसी को ये अफेक्टेड कर देता है, जिस कारण जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टाइम अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कंटिन्यूस होगा और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये डिसऑर्डर है हीमोफीलिया डिसऑर्डर। हीमोफीलिया डिसऑर्डर किस कारण होता है, इसके जीन्स किस पे पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हीमोफीलिया बच्चे, सबसे पहली बात कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब क्या होता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? अगर हम एक्स लिंक की बात करें तो ऐसे सभी डिसऑर्डर जिसके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसे सभी डिसऑर्डर जिसके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम अगर बच्चे जीन की बात करें तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। कौन कौन से? एक डोमिनेंट और दूसरा होगा रेसेसिव। तो चूँकि हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। मीन्स जीन के किस एलील के कारण ये डिजीज़ हो रहा है, उसके डोमिनेंट फॉर्म के कारण या उसके रेसेसिव फॉर्म के कारण। तो हम हीमोफीलिया की बात करें बच्चे तो सबसे पहले हमने बोला, ऑलरेडी हमने बोला है कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दूसरा अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया बच्चे एक्स लिंक्ड में रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर, तो हीमोफीलिया एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब कि ये जो जीन होगा, हीमोफीलिया का जो जीन होगा उसके रेसेसिव एलील के कारण ये डिजीज़ होता होगा। चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट मेंडल का देखते हैं। मेंडल ने बोला था कि जो भी कैरेक्टर का जीन हम लेंगे उसके डोमिनेंट ट्रेट के इनिशियल लेटर से हम जीन की नेमिंग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हीमोफीलिया के लिए हम जीन क्या लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हीमोफीलिया हीमोफीलिया का जीन अगर हम एच जीन ले रहे हैं तो एच के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म लेंगे, एच कैपिटल और एच स्मॉल। जैसा कि मेंडल ने लिया था टॉल और ड्वार्फ के लिए कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। तो ठीक इसी तरह हम हीमोफीलिया के लिए भी डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और रेसेसिव ट्रेट को बच्चे हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो हम चलिए लिखते हैं, सबका जीन कंस्टिट्यूशन लिखते हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर है ये, तो इसका जो एलील होगा वो किस क्रोमोसोम के ऊपर होगा? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक्स क्रोमोसोम के वो ऊपर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने मेल लिया और हमने फीमेल लिया। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड एक्स। तो हम अगर क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, 1 एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब जो नंबर है वो 2 है। तो अगर हम कोई नॉर्मल मेल लेंगे बच्चा, नॉर्मल मेल, तो उसके लिए हम हीमोफीलिया का जीनोटाइप क्या लिखेंगे? तो देखो हमने बोला कि नॉर्मल मेल के लिए हमें हीमोफीलिया का जीनोटाइप लिखना है। अब हमने पहले बोला है कि हमारे पास एच जीन है, एच के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है वो डोमिनेंट से नहीं हो रहा है, किस एलील से हो रहा है? रेसेसिव एलील से हो रहा है। और हमने लिया क्या है यहाँ पे? नॉर्मल मेल लिया है। तो बच्चे बताओ, अगर हमने नॉर्मल मेल लिया है यानी कि मेल को कोई हीमोफीलिया डिजीज़ नहीं है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हम कैपिटल एच लिखें या स्मॉल एच लिखें? जैसा कि अभी हमने बोला कि हीमोफीलिया का डिजीज़ जो करता है वो रेसेसिव एलील है, यानी हीमोफीलिया स्मॉल एच के कारण होगा और कैपिटल एच के कारण कोई भी हीमोफीलिक पेशेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी नॉर्मल मेल के लिए हम जो जीन लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स के ऊपर कैपिटल एच और वाई।
अब हम सेम जीनोटाइप लिखेंगे हीमोफिलिक मेल के लिए, हीमोफिलिक मेल के लिए। तो हीमोफिलिक मेल के लिए हम देखो जीनोटाइप लिखेंगे, एक्स के ऊपर कौन सा एलील हीमोफीलिया कॉज कर रहा है, कैपिटल एच या स्मॉल एच। तो आप देखिए बच्चे, ये रेसेसिव एलील है तो स्मॉल एच हीमोफीलिया कॉज कर रहा है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हम लिखेंगे स्मॉल एच एंड वाई। चूँकि मेल के अंदर कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर डोमिनेंट एलील आएगा तो वो मेल को नॉर्मल बनाएगा बच्चा। अगर उसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव एलील आ जाएगा तो वो मेल को हीमोफिलिक बना देगा। अब हम सेम फीमेल के लिए देखते हैं। तो हमारे पास अगर नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल फीमेल का अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो दोनों एक्स रहेगा और दोनों एक्स के ऊपर कैपिटल एच रहेगा, यानी कि ये नॉर्मल फीमेल है। इसलिए नॉर्मल फीमेल है क्योंकि इस पे जो हीमोफीलिया का जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी कि डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन कोई भी हीमोफिलिक डिसऑर्डर कॉज नहीं करता है। तो जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, वो नॉर्मल होगी। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं, चूँकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो बच्चा ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच हो और नेक्स्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच पाया जा रहा हो। अब बताओ बच्चे, क्या हम इसको नॉर्मल बोलेंगे या क्या हम इसको डिजीज़ बोलेंगे? फिर से आपको ये वही मेंडल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है और मेंडल ने बोला था कि जब भी डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव एलील आता है तो डोमिनेंट एलील, फिर से मैं बोल रही हूँ, तो डोमिनेंट एलील के कारण रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है, जिस कारण सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील ही अपना एक्सप्रेशन शो करता है। अब देखो यहाँ डोमिनेंट एलील बना क्या रहा है, किसी भी पेशेंट को हीमोफिलिक बना रहा है या पेशेंट या जो ह्यूमन है वो नॉर्मल रह रहा है। तो देखो डोमिनेंट एलील ह्यूमन को नॉर्मल रख रहा है, तो फीमेल जो मरेगी वो फीमेल नॉर्मल रहेगी, डिजीज़ तो नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि इसके पास एक स्मॉल एच है तो ये एक स्मॉल एच वाई के साथ अगर मिल गया, वाई क्रोमोसोम के साथ मिल गया, तो सन को, जो होने वाला सन है, उसको हीमोफिलिक बना सकता है, यानी इसके पास एबिलिटी है किसी को भी हीमोफीलिया कॉज करने की। तो ऐसी फीमेल को बच्चे हम नाम देते हैं कैरियर, यानी कि इसके पास, ये खुद तो डिजीज़ नहीं है लेकिन इसके पास एबिलिटी है टू कॉज हीमोफीलिया, इसके पास हीमोफीलिया कॉज करने की एबिलिटी है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर कोई फीमेल हीमोफिलिक हो गई तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो हीमोफिलिक फीमेल के लिए अगर हम जीनोटाइप लिखें तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, इसलिए इस पे भी रेसेसिव एलील आना चाहिए और दूसरे वाले एक्स पे भी बच्चे रेसेसिव एलील आना चाहिए। यानी फीमेल एक ही कंडीशन में हीमोफिलिक हो सकती है जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव एलील पाया जा रहा है, यानी ओनली होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में कोई भी फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या मेल कभी कैरियर हो सकता है? तो देखो बच्चे, हम आते हैं मेल पे। मेल के पास चूँकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अब अगर उस एक एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर कैपिटल एच या डोमिनेंट एलील आया तो उस मेल को नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील हीमोफीलिया कॉज नहीं करता है। लेकिन उसी एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर रेसेसिव एलील आ जाएगा तो वो मेल को हीमोफिलिक बना देगा। तो ये है पूरा हीमोफीलिया का जेनेटिक एक्सप्लेनेशन कि जीन्स लेवल पे हम हीमोफीलिया को कैसे समझ सकते हैं। अब हीमोफीलिया के लिए एक क्वेश्चन है बच्चे कि मान लीजिए कोई फीमेल है और वो कैरियर है, कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है और उसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल के साथ, मतलब जिसको हीमोफीलिया नहीं है। तो आप अब मुझे बताएं कि जो चाइल्ड होंगे उनमें हीमोफीलिया होने के कितने % चांसेस होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हीमोफीलिया होने के कितने % चांसेस
आने वाली जनरेशन में होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल के लिए हम क्या जीनोटाइप लिखेंगे, तो फिर से हम आ जाते हैं, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम हम लिख लेते हैं। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हमने रेसेसिव एलील बना दिया तो फीमेल हीमोफिलिक हो जाएगी। क्या हमने लिखा है फीमेल हीमोफिलिक है? नहीं, तो हम वो रेसेसिव एलील वाला नहीं लिखेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर हमने दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल एच लिख दिया तो जो फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि डोमिनेंट एलील के कारण हीमोफीलिया नहीं होता है। तो कैरियर फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे, तो एक पे लिखेंगे कैपिटल एच और दूसरे पे लिखेंगे स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच, ये है कैरियर फीमेल। अब हम नॉर्मल मेल के लिए क्या जीनोटाइप लिखेंगे, तो नॉर्मल मेल के लिखेंगे बच्चे एक्स के ऊपर कैपिटल एच एंड वाई। अब हम कराएंगे इसका क्रॉस। चलिए कराते हैं इसका क्रॉस। हमारे पास टोटल 4 गैमीट्स बनेंगे, इससे हम 4 बॉक्स बनाएंगे। फीमेल को हम यहाँ लिखते हैं नीचे, मेल को ऊपर वाले साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स के ऊपर कैपिटल एच, यहाँ लिखते हैं एक्स के ऊपर स्मॉल एच, इधर हम लिखते हैं एक्स के ऊपर कैपिटल एच और इधर हम लिखते हैं वाई। पहले बॉक्स में क्या बनेगी, तो पहले बॉक्स में बच्चे देखो आएगी फीमेल एक्स और कैपिटल एच और कैपिटल एच। नेक्स्ट बॉक्स में आएगा एक्स कैपिटल एच एंड वाई। थर्ड वाले बॉक्स में आएगा एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। फोर्थ बॉक्स में आएगा एक्स स्मॉल एच एंड वाई। मतलब इसमें यहाँ का हम लेंगे, यहाँ का लेंगे, इसमें हम यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, इसमें हम यहाँ का लेंगे और यहाँ का लेंगे, इसमें हम यहाँ का लेंगे और यहाँ का लेंगे। मतलब अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है ये बॉक्स को फिल करते हुए कि इधर का बच्चे इधर लिखना है, इधर का इधर लिखना है, इधर वाला इधर लिखना है, इधर वाला इधर लिखना है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि किस किस जीन को किस किस साइड रखना है, आपका बॉक्स फिल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम पहली फीमेल को देख रहे हैं। जैसा कि बच्चे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो पहले में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं और दोनों एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाला जो एलील है वो कैपिटल एच है, यानी जो फीमेल बनेगी वो नॉर्मल फीमेल होगी। फिर नेक्स्ट है जो मेल बना है। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है जिस पे कैपिटल एच है और दूसरा है वाई, तो ये मेल बनेगा और जो मेल बनेगा वो भी नॉर्मल बनेगा। तो नेक्स्ट बनेगा नॉर्मल मेल। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड चाइल्ड की। तो हमारा जो थर्ड चाइल्ड बनेगा वो देखो वो फीमेल बनेगी, लेकिन फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, कैरियर फीमेल बनेगी। और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चाइल्ड जो सन बना हुआ है, और ये जो मेल है वो हीमोफिलिक है। तो देखिए फर्स्ट वन देखिए अगर हम, तो कितने नॉर्मल इंडिविजुअल बने हैं हमारे, तो नॉर्मल एक फीमेल बनी है एक मेल बना है, यानी 50% हमारे पास नॉर्मल बने हैं। 50% चाइल्ड नॉर्मल हमें मिलेंगे जिसमें से फीमेल और मेल है यहाँ पे। बाकी 1/4 फीमेल हमें मिली है कैरियर, यानी कि 25% हमें कैरियर मिला है, और यहाँ पे एक मेल हमें हीमोफिलिक मिला है, इसलिए 25% ऑफ चिल्ड्रन हीमोफिलिक होने के चांसेस हैं। लेकिन वो चाइल्ड कैसा होगा, फीमेल और मेल, तो आपको आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि मैम 25% जो चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है हीमोफिलिक होने की वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। तो कि फीमेल को डिजीज़ करना, फीमेल को हीमोफीलिया करना इतना आसान नहीं है। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल को डिजीज़ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे आपको रेसेसिव एलील को ले आना है। तो ये बात हुई बच्चे हीमोफीलिया की। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया के क्रोमोसोम का जो एलील है जो डिजीज़ कॉज करता है वो रेसेसिव एलील है, यानी डोमिनेंट एलील के कारण हीमोफीलिया नहीं हो सकता। हीमोफीलिया डिजीज़ में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होता है, और ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी मेंडल के लॉस पे ये सारा डिजीज़ चलता है। डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील के साथ आता है तो डोमिनेंट रेसेसिव एलील को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण रेसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता और जो फीमेल होती है वो कैरियर बनती है। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बच्चा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी पेशेंट रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। यानी इस डिजीज़ में पेशेंट कांट डिस्क्रिमिनेट रेड और ग्रीन कलर। तो पहला तो ये सिम्टम्स की बात हुई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन किस क्रोमोसोम के ऊपर होता है। सेम हीमोफिलिक डिसऑर्डर की तरह इसका भी जीन बच्चे एक्स लिंक्ड है। ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी इसके जीन भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाएंगे। तीसरा जो है मेन पॉइंट कलर ब्लाइंडनेस को लेके, तो कलर ब्लाइंडनेस भी बच्चों एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और सेम आप जीनोटाइप इसका भी हीमोफीलिया की तरह ही बनाएंगे। चलिए हम इसका जीनोटाइप अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए बच्चे हम जीन लिखेंगे सी जीन is responsible for color blindness and every genes have a 2 alternative form। जैसा कि मैं हमेशा क्लास में बताई हूँ कि मेंडल के अनुसार हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते थे। एक डोमिनेंट जिसको हम कैपिटल सी से लिखेंगे, और दूसरा रेसेसिव जिसको हम स्मॉल सी से लिखेंगे। डोमिनेंट ये एलील है और ये रेसेसिव एलील है। तो जैसा कि बच्चे मैं बताई हूँ ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो अब आप लोग ही बताइए कि अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी पाया जाएगा तब कोई पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस होगा, या अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव एलील यानी स्मॉल सी पाया जाएगा तब कोई कलर ब्लाइंडनेस होगा, तब किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो बच्चा आपको बिना सोचे देखना, तुरंत आप बोल दोगे कि मैम ये तो एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो कैपिटल सी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी को भी कलर ब्लाइंड बनाने के लिए। यानी कि कैपिटल सी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगा स्मॉल सी, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस स्मॉल सी के कारण होगा। तो चलिए हम फिर से लिखते हैं जीनोटाइप मेल और फीमेल के लिए। तो हमारे पास फिर से वही बात हो गई कि हमारे पास मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। अगर हम मेल के लिए लिखें तो मेल सिर्फ नॉर्मल और कलर ब्लाइंड ही बनेगा। मेल कभी भी कैरियर नहीं बन सकता इसमें भी, क्योंकि मेल को कैरियर बनने के लिए मेल के पास 2x क्रोमोसोम होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो हम मेल के लिए लिखते हैं मेल अगर नॉर्मल बनेगा तो x के ऊपर कैपिटल H एंड y। मेल अगर कैपिटल H नहीं, ये हम कलर ब्लाइंड पढ़ रहे हैं, तो कैपिटल C एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, x के ऊपर कैपिटल C। एंड कलर ब्लाइंड के लिए हम लिखेंगे x के ऊपर स्मॉल c एंड y। ये है कलर ब्लाइंड के लिए। नेक्स्ट हम फीमेल के लिए जीनोटाइप लिखते हैं बच्चे। तो नॉर्मल अगर फीमेल है तो नॉर्मल फीमेल के लिए हम लिखेंगे चूँकि फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम होता है तो फीमेल के दोनों x क्रोमोसोम पे हमें डोमिनेंट एलील को लिखना पड़ेगा, तो हम डोमिनेंट एलील लिख देंगे। फिर हम सेम चीज़ करेंगे कि एक फीमेल बनेगी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगी और वो रहेगी कैरियर, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, तो अगर 2 क्रोमोसोम है हमारे पास और दोनों पे पाए जाने वाला जो एलील है वो सेम नहीं है, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो देखो बच्चों, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी पाया जा रहा है, एक पे स्मॉल सी, यानी इसको हम जिस पे दोनों पे सेम एलील पाए जा रहे हैं इसको हम होमोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस। और जिस पे 2 डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। चलिए हम बात करते हैं अब कलर ब्लाइंड फीमेल की। कलर ब्लाइंड फीमेल के लिए हमको एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव एलील लिखना होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड भी एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो हम लिखेंगे
तो ये हुई हमारी कलर ब्लाइंड फीमेल। अब आप लोग ही बताइए, ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल है वो कैसे बनी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? तो बच्चों देख के ही आप बताओगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर पाए जाने वाला जो दोनों एलील है वो सेम है, इसीलिए जो फीमेल है ये होमो मीन सेम, तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस फीमेल है। तो ये बात हुई कलर ब्लाइंड की। तीसरा डिसऑर्डर है बच्चे सिकल सेल एनीमिया। थर्ड डिसऑर्डर है हमारी क्लास में आज मेंडेलियन डिसऑर्डर में थर्ड डिसऑर्डर जो आपको पढ़ना है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए बच्चे सिकल सेल एनीमिया नाम से ही लग रहा है एनीमिया। कोई पेशेंट, कोई भी ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम एनीमिक कब कहेंगे? जब उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो ब्लड की कमी जैसा तो कुछ हो नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की जब उसमें कमी हो जाती है। तो ऐसे सभी पेशेंट जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है उसको हम एनीमिक बोलते हैं। लेकिन ये जो डिसऑर्डर है वो है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो आरबीसी का शेप है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है बच्चे कि जो आरबीसी का शेप है वो इसमें चेंज हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी शेप चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है, क्या रीज़न है, क्यों चेंज हो जाता है, तो ये सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब कोई पेशेंट बच्चा नॉर्मल होता है, वो कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है, मतलब मीन्स उसे सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ है, तो उसका जो आरबीसी का शेप होता है, आरबीसी शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। और इसके में जो कोडॉन होते हैं वो GAG होते हैं और वो ग्लूटामिक एसिड को लेकर आते हैं। ग्लूटामिक एसिड मीन्स इसके mRNA पे 6th पोजीशन पे पाए जाने वाला जो कोडॉन होता है, 6th पोजीशन पे पाए जाने वाला जो कोडॉन होता है वो कोडॉन GAG होता है। और ये 6th पोजीशन वाला कोडॉन जिस एमिनो एसिड को लेकर आता है बच्चे, उस एमिनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब किसी ह्यूमन को कोई भी डिजीज़, कोई भी सिकल सेल एनीमिया टाइप का डिजीज़ नहीं हुआ। तो इसमें देखो बच्चा GAG कोडॉन है, ध्यान से देखो GAG कोडॉन, और कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड को, ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड को ये कोड कर रहा है। लेकिन इसमें अब होता क्या है, तो इसमें अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो अगर ये सेम जो mRNA की चेन है, अगर mRNA की चेन में सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, जैसा कि मैंने बोला कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होगा, यानी कि किसी भी DNA, किसी भी mRNA की सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चा, ये जो GAG कोडॉन है, यहाँ पर अगर सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, और वो म्यूटेशन कहाँ होगा, इस A वाले पे, तो अगर सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाए 6th नंबर वाले कोडॉन पे, तो क्या ग्लूटामिक एसिड ही वो कोड करेगा? यही मेन रीज़न इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 6 नंबर वाला कोडॉन है था GAG, वहाँ पे एडेनिन के जगह अब आ जाता है यूरेसिल, GUG हो जाता है, यानी 6 नंबर वाला कोडॉन, 6th कोडॉन हमारा चेंज हो गया। 6th कोडॉन पहले जो हमारा GAG था बच्चों, वो अब बन चुका है, चेंज हो चुका है GUG में। जैसे ही ये GUG में चेंज होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये तो अब ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं कर पा रहा है, तो ये किस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है? तो बच्चे, ये ग्लूटामिक एसिड के जगह एक एमिनो एसिड लेकर आने लगता है जिसका नाम है वैलीन।
और जैसे ही ये वैलीन एमिनो एसिड को ले आता है, इस वैलीन एमिनो एसिड के कारण आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, आरबीसी शेप चेंज हो जाता है, और आरबीसी शेप चेंज हो जाता है सिकल शेप में, सिकल शेप में, यानी आरबीसी कुछ ऐसी हो जाती है। पहले आरबीसी का जो शेप था, जो बाइकॉनकेव था, वो ऐसा था कुछ, अब ऐसे से आरबीसी ऐसे शेप में चेंज हो गई। अब देखो बच्चे, जो पूरा सर्कुलर था, कहाँ आरबीसी का शेप ऐसा, कहाँ आरबीसी का शेप ऐसा हो गया। तो सरफेस एरिया आप देख रहे हो ना, सरफेस एरिया कम हो गई, मतलब पहले ऐसी इतनी थी, सरफेस एरिया ज़्यादा था, आरबीसी शेप सिकल शेप का हो गया, सरफेस एरिया कम हो गई। जैसे ही सरफेस एरिया कम होती है, आपको पता है बच्चे, आरबीसी के अंदर, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को रेड करने वाला जो पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को रेड करने वाला जो पिगमेंट है, वो है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो देखो, हमारी जो आरबीसी थी, जब कोई नॉर्मल ह्यूमन था, उसकी आरबीसी बाइकॉनकेव थी, सरफेस एरिया आरबीसी का ज़्यादा था, सरफेस एरिया आरबीसी के ज़्यादा होने के कारण जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी थी आरबीसी से, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो थी आरबीसी के साथ, वो हाई थी, ज़्यादा थी, यानी कि HbO2 ज़्यादा से ज़्यादा बनता था, ज़्यादा से ज़्यादा HbO2 बनता था, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी को मिलता था। लेकिन जैसे ही नॉर्मल शेप से सिकल शेप हो गया आरबीसी, नॉर्मल शेप से सिकल शेप हो गया आरबीसी, तो सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया जैसे ही कम हो गया, जो ऑक्सीजन HbO2, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी थी हीमोग्लोबिन के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी थी हीमोग्लोबिन के साथ बच्चे, वो क्या हो गई, लो हो गई। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कम ऑक्सीजन बाइंड होने लगता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन टेंशन बढ़ने लगता है, यानी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी देखी जाती है इस डिजीज़ में। तो ये है बच्चे सिकल सेल एनीमिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।